हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप पिछली बातों को नहीं भूले होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। देखो, पिछली बार मैंने बताया था कि जब दो लाइक चार्जेस एक जगह होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और लाइक चार्जेस एक जगह होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो, रिपल्सन का क्या मतलब, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देना। इसका मतलब क्या कि चार्ज मोशन में आ रहा है, इसका मतलब कि उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? अरे बिना फोर्स के तो मोशन हो ही नहीं सकता ना। जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा। दैट्स व्हाई वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। कूलम्ब्स ने इन्हीं फोर्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और उसी को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। कूलम्ब्स ने कहा कि अगर हम दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स को, मान लो कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, इसको अगर हम किसी सेपरेशन r के डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये पार्टिकल एक दूसरे पे क्या करती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई अगर ये सिमिलर रहा तो रिपेल करेगी, अगर अपोजिट नेचर का रहा तो अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और कूलम्ब्स ने इन फोर्स का मेजरमेंट बताया। उन्होंने कहा कि ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, इन चार्जों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्होंने दूसरी बात कही, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के। समझ में? कूलम्ब्स ने क्या कहा कि अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को, दो पॉइंट चार्ज क्यों, पॉइंट चार्ज इसलिए कि इस चार्ज पार्टिकल का जो साइज है इनके बीच के डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा है, दैट वाई इट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। समझ में आया? तो कूलम्ब्स ने कहा कि दो पॉइंट चार्जेस को जब हम r डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखेंगे तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हो, तो कूलम्ब्स ने इनके डायरेक्शन के बारे में बताया। कूलम्ब्स ने कहा, मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिख रखा है कि जो डायरेक्शन होगा इस फोर्स का, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ध्यान देना ऊपर के स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसी के अलावा, जैसे इन दोनों चार्ज को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये चार्ज जब इसमें फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो फोर्स लगाएगी तो ये इसी डायरेक्शन में लगाएगी। जब ये चार्ज इसमें फोर्स लगाएगी तो ये इसी डायरेक्शन में लगाएगी। अगर फोर्स अट्रैक्टिव हुआ फिर भी ये इसी डायरेक्शन में ही लगेगा। तो तीसरी बात इन्होंने ये की, इन्होंने तीन बातें कही। पहली बात, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। और तीसरी बात कही इन्होंने डायरेक्शन के बारे में, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमारा द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस होगा। ओके, चलिए अब हम इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएं, इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, आप जानते हो एक कांस्टेंट आता है। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट Q लें, K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस K के बारे में जान लो। K हमारा यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी मीडियम पे, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम पे। यानी कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को अगर हम हवा में रखते हैं, वैक्यूम में रखते हैं, तो उनके बीच का फोर्स कुछ और होगा। उन्हीं चार्ज पार्टिकल को अगर हम पानी में रख दें तो उनके बीच का फोर्स कुछ और होगा। अगर हम किसी तीसरे मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच का फोर्स कुछ और होगा। तो K की वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम पे। इस K की वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इस K को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट में लिख रहा हूँ। बहुत सारे बुक्स में आपको डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट लिखे रहेंगे, लिखे मिलेंगे। ओके, गलत नहीं है, 100% सही है, बट मैं क्या बता रहा हूँ जरा सुनना। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, जहाँ पे इसको, ये जो E है ना, ये जो E की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। ओके, और इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है, कॉल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हमारा मीडियम का परमिटिविटी है, कांस्टेंट है। समझ में? इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी आप इसको ब्रैकेट में लिखिए। तो K को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन K की वैल्यू होती है। ओके,
जहाँ पे ई एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। यहीं पे एक स्टार पॉइंट देके एक बात लिखना, यहीं पे स्टार पॉइंट देके एक बात लिखना, if the charges are kept in air या वैक्यूम मीडियम, इसी चार्ज पार्टिकल अगर आप एयर या वैक्यूम में प्लेस करते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आती है, ये दो चार्ज पार्टिकल अगर मतलब जो मैक्सिमम क्वेश्चन होती है हमारी वो एयर में ही कंसीडर किया जाता है। ओके, जब हम एयर में रखेंगे इन चार्ज पार्टिकल को, उसकी ए की जो वैल्यू होगी ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या अंतर है? एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो है स्पेशली आपके एयर मीडियम की परमिटिविटी है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट, EPSILON NAUGHT, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एयर मीडियम की परमिटिविटी है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में? क्योंकि देखो पाई होल भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 1/4 × 3.14 × 8.854 × 10⁻11। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आया? जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ए की वैल्यू जो एयर मीडियम में है वो कितना निकल के आएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मतलब ये जो कूलम्स लॉ जो हमने यहाँ पे कूलम्स लॉ लिखा था, ये जो कूलम्स लॉ लिखा था इनको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिटेन एज, ये जो F = K Q1 Q2 R स्क्वायर है, इसको हम K का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ? एयर मीडियम में Q1 Q2 R स्क्वायर बराबर। इस वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, इसको कितना डाल दें? 9 × 10⁹ Q1 Q2 R स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलम्स लॉ। आई थिंक समझ में आ गया। कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स बताता है। वो जो फोर्स होता है बराबर होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर के। इस K का वैल्यू जब आप एयर में रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके सीधा 9 × 10⁹ ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आई यहाँ पर? चलिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग कूलम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको कूलम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक, एनसीईआरटी से उठाते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने जा रहा, टाइम का आप कमी समझ सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, दो चार्ज पार्टिकल है जिसको 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। दो चार्ज पार्टिकल जो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, एक का मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁷ कूलम। आपको पूछ रहा है इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इसके बीच का फोर्स क्या होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। इसके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? इस कूलम फोर्स को कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस नाम से जानते हैं। ओके, तो आप देखो अभी मैंने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 R स्क्वायर, जहाँ पे K की कितनी वैल्यू होती है? 9 × 10⁹ क्लियर है ना? K की कितनी वैल्यू होती है? 9 × 10⁹ ओके, और दूसरी बात Q1 कितना है? 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। Q2 कितना है? 2 × 10⁻⁷, एंड डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। देखो सारे यूनिट हम SI सिस्टम में ले रहे हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे 30 सेंटीमीटर को, इसको आप लिख सकते हो ना 0.3 मीटर और इसका स्क्वायर। अब बताओ कैलकुलेशन आप कर लो। चलो
मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन, देखना ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, जितने भी 10 का पावर वाले हैं उसको एक साथ ले लो। 10 का पावर 9, 10 का पावर -7 और -7, ये कितना हो गया? इन दोनों को जब मिलाओगे 10 का पावर -14 और 10 का पावर 9 तो कितना हो जाएगा? 14 और 9 -14 और 9 कितना हो गया? 10 का पावर -5। क्लियर है ना? यहाँ देखिए 9 3 27 इंटू 2 कितना? 54। चलिए अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा? 0.3 का जब स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 0.09। आई होप क्लियर है? इस पॉइंट्स को यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे जाके 100 से मल्टीप्लाई होगा, 9 से इसको काटोगे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 9 छक्के 54, इसको करोगे तो 10 का पावर -3 और ये जो फोर्स है जैसे यूनिट क्या होगा? न्यूटन। समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन था ये जो क्वेश्चन था कुरान से आपको बिल्कुल ही बेसिक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, फॉर्मूला 40 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक दूसरी क्वेश्चन लेके आते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम एच.सी. वर्मा सर की जो बुक्स है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, वहां से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आसान क्वेश्चन को लेके ही बढ़ रहा हूँ। ओके, धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे। ये जो दूसरी क्वेश्चन है ये एच.सी. वर्मा सर की क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक कूलम जिसका मैग्नीट्यूड है दोनों का, ठीक है, बोल रहे हैं तो किस सेपरेशन पे रखा जाए, इसके बीच का डिस्टेंस क्या रखा जाए ताकि इसके बीच का जो फोर्स निकल के आए, ये जो फोर्स बराबर होगा, ये बराबर होगा 50 kg वेट ऑफ अ पर्सन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि दो चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, इसको किस सेपरेशन पे रखा जाए कि इनके बीच का जो फोर्स है वो 50 kg पर्सन के वेट के बराबर है। तो देखो सब कुछ दिया हुआ है, आपको पता है F बराबर कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। आप K की वैल्यू जानते हो, Q1 Q2 दे रखा है, आपसे ये R पूछ रहा है और फोर्स भी दे रखा है, बट ये पर्सन के वेट के रिलेटिव में दे रखा है। आप जानते हो इस फोर्स को जब आप कैलकुलेट करोगे 50 kg पर्सन का वेट कितना होगा? आपको वेट का फॉर्मूला पता है ना? वेट बराबर कितना होता है? मास इंटू ग्रेविटी। ओके, वेट और मास में फर्क पता है ना, या नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप जाके पढ़ लो, ठीक है? हर चीज़ हम नहीं बता सकते ना, मतलब चलो रिदम टूट जाएगा। तो 50 kg पर्सन का जो वेट होगा ये हमारा कितना हो जाएगा? 50 × 9.8। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए इसको जब आप कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 7 × 4 = 45, 4 × 49, 0 490 न्यूटन। कहने का मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल को किस डिस्टेंस पे रखे इसके बीच का फोर्स 490 न्यूटन आए। आप पुट कर दो ना, सारा वैल्यू तो आपको पता है, 490 ही दिया गया है। 9 × 10 का पावर 9 ये होता है, क्योंकि ये 1 कूलम पे है, इसको तो भाई 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर लोगे फिर भी 1 होगा। ठीक है, अगर R², जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से लिख सकते हो R² बराबर 9 × 10 का पावर 9 अपॉन 490। यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे इधर जाके ये हो जाएगा प्लस माइनस। क्लियर क्लियर, ये सब कैलकुलेशन आप कर लोगे। जब अंदर कैलकुलेशन करोगे इसको आप ऐसे लिख लो ना, 9 × 10 का पावर 8, ऐसे क्यों लिखा? इंटू 10, इसको लिख सकते हो 7 × 7 इंटू 10, 7 7 49 है 490। देखो इससे ये कट जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आप गौर से देखोगे ना इस नंबर को, सारा का सारा ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। कैसे भाई? देखो ना 7 7 49, जब इसको आप स्क्वायर से निकालोगे ये 7 आएगा नीचे, इस जब 9 को निकालोगे ये 3 आएगा और 10 का पावर 8 निकालोगे, आप जानते हो इसको ये कितना हो जाएगा? 10 का पावर 2, क्योंकि इसका स्क्वायर 10 का पावर 8 हो जाएगा। तो ये आप क्या होगी? कैलकुलेशन होगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दोबारा से, तो देखो बुक्स में जो आंसर है वो ऐसा है, इसको ऐसा लिखा गया 30 × 10 का पावर, इसको 3 लिख सकते हैं अपॉन 7। ठीक है, चलिए अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 7 × 4 = 28, हाथ में 2 0, 7 × 2 = 14, 6 × 0 8 × 56 × 10 का पावर। ओहो ओहो, कुछ गलत तो नहीं किया? देखना ध्यान से। चलिए सही है, ओके, तो ये आपका आंसर होता है। समझ में आ गया? ये भी एक फॉर्मूला 40 क्वेश्चन है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आपके लिए जो आप घर में करना है। तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए जो आप खुद से करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से बताया जाए। चलिए
तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। ये क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को 2.3 × 10⁻11 मीटर के डिस्टेंस, चलो इसको 5.3 है, 5.3 × 10⁻11 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। तो पहला है, मुझे बताइए, देखो सब कुछ दिया रखा है, इसका मास आपको पता है, प्रोटॉन का मास आपको पता है, बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हो ना। जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला जरूर कर दो। कंपेयर दिस फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जब इसके बीच में आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको कंपेयर करना। बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दो पार्टिकल्स के बीच का, Gm1m2/r²। देखो इसका आपको चार्ज भी पता है दोनों पार्टिकल का, दोनों पार्टिकल का आपको मास भी पता है, बॉक्स बना के पिछले क्लास में बताया गया था। तो आप उस दोनों से ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालोगे और इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकालोगे और कंपेयर करोगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन जरूर से करना, ठीक है। चलो एक अच्छे से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क के लिए था। क्वेश्चन नंबर 4, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हेन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल है, एक का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻6 कूलम, एक का मैग्नीट्यूड है 1 × 10⁻6। क्लियर, ठीक है। इसको रख दिया हम 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। कितना पे रख दिया गया, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है वेयर शुड थर्ड चार्ज be placed so that the net force experienced by it is 0। बोल रहा है तीसरे चार्ज पार्टिकल, वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट इज 0। ठीक है, तीसरे चार्ज को कहां पे प्लेस करें कि इस दोनों चार्ज के द्वारा 0 बाय दीज चार्जेस। क्वेश्चन बोल रहा है आपको दो चार्ज पार्टिकल दिया गया है, 2 × 10⁻6 कूलम और दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 × 10⁻6 कूलम। बोल रहा है तीसरा चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ पे रखें कि इसके जो तीसरा चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल के द्वारा वो 0 आए। क्लियर है? हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था कि तीसरे चार्ज को कहाँ पे प्लेस किया जाए कि जो तीसरे चार्ज पे इन दोनों चार्जेस के द्वारा जो फोर्स आए वो हमारा 0 आए। जरा ध्यान देना, हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, मान लो कि तीसरे चार्ज को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये तीसरा चार्ज हमें कैप्टन, इसको मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है। अगर हम तीसरे चार्ज को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो बताओ इस चार्ज के द्वारा इस पर कितना फोर्स आएगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव दे ही रखा है, तो ये फोर्स इधर की तरफ होगा और इस चार्ज के द्वारा इस पे कितना फोर्स होगा, ये भी इधर की तरफ होगा। देखो डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो डायरेक्शन अगर सेम है तो ये कभी भी हमारा 0 नहीं आने वाला। यही चीज अगर इस साइड हम Q को रख दें फिर भी वही बात होगा, इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ भी दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब कि इधर भी इस चार्ज को अगर इधर भी प्लेस किया जाए तो ये 0 नहीं होने वाला है। तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हमारा थर्ड चार्ज होगा वो कहीं इन दोनों के बीच में रखा जाए। तो देखो अगर हम बीच में, पूरा बीच में रखते हैं, मिड पॉइंट पे रखते हैं, क्लियर है, अगर हम मिड पॉइंट पे रखते हैं तो बताओ क्या ये 0 हो सकता है? चार्ज को ध्यान से देखो, चार्ज क्या होता है, चार्ज Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम सेम रखें, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस है, तो देखो ये चार्ज बड़ा है,
इनके बीच का जो फोर्स होगा ये बड़ा होगा और इनके बीच का जो फोर्स होगा ये छोटा होगा इसके कंपेरिजन। फिर भी ये क्या होगा, आपका जीरो नहीं होने वाला। इसका मतलब इस चार्ज को कहीं हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा स्मॉलर चार्ज की तरफ, ताकि इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो आ सके। ठीक है, क्योंकि बड़ा चार्ज तो बड़ा फोर्स लगाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस अगर हम दोनों के बीच का कांस्टेंट कर देते हैं तो ये वाला फोर्स तो ज़्यादा लगा देगा, इसलिए हम मिड पॉइंट में रख नहीं सकते। अगर इस चार्ज को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो दोनों के बीच का फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी घटा रहे हैं और चार्ज भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसके बीच का फोर्स और ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें चार्ज को क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मान लो, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो कि हमने जो तीसरा चार्ज रखा है ये कहीं यहाँ पे रखा है। ओके, जो इससे x डिस्टेंस पे, कहाँ से, छोटे वाले चार्ज से मैंने मान लो कि x डिस्टेंस पे इसको रखा है। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी। चलो थोड़ा सा बहुत हो गया, फिर से मैं कर दे रहा हूँ। ओके, 1 मिनट। ये आपका चार्ज है Q1, ये Q2। हमने जो तीसरा चार्ज है मान लो कहीं इधर प्लेस किया पे, यहाँ पे। अगर इसके बीच का डिस्टेंस हमारा x है और इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया था 10 सेंटीमीटर, जो कि 0.1 मीटर होता है, आप जानते हैं। क्लियर? तो मुझे बताओ इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। 0.1 माइनस 1 माइनस x सेंटीमीटर, x मीटर, सॉरी, समझ में आया? चलिए अब हम क्या करेंगे, तो चार्ज यहाँ पर रखा गया। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब, जरा ध्यान से सुनो, तो लॉजिकली इस बात को समझा रहा हूँ। आप दो फ्रेंड यहाँ पे, बीच में मैं एक बॉक्स को रखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बॉक्स पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो आनी चाहिए। आप भी इसमें फोर्स लगा रहे हो, वो भी इसमें फोर्स लगा रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स कब जीरो होगा, यानी कि बॉक्स इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉक्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ऐसा कब होगा, जब इस पर फोर्स लगा रहे हो, आपका फ्रेंड भी अगर उतना ही बल लगा रहा है, तभी तो ये बॉक्स यहीं कहीं रहेगा। नहीं, अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉक्स उधर की तरह डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर आपके फ्रेंड ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉक्स इधर की तरह डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब जीरो फोर्स होने के लिए इस बॉक्स पे आप दोनों के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही कंसेप्ट है। इसके द्वारा जो इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है और इसके द्वारा जो इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे, दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आपका ये x का वैल्यू भी निकल जाएगा और इस पर रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगा। अब मुझे बताओ इस चार्ज के द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा है, Q1 के द्वारा Q पे कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसको मैंने बताना भूल गया, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, F/Q ड्यू टू Q1, ऐसे लिखते हैं। जो बाजू में होता है उस पर फोर्स लग रहा होता है और जो इधर होता है वो फोर्स लगा रहा होता है। तो Q1 Q पे कितना फोर्स लगा रहा है, K Q1 Q अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर कर दें। क्लियर? और बताओ यहाँ पे Q2 Q पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल F क्या होगा, F/Q ड्यू टू Q2। ये कितना लगा रहा है, K Q2 Q अपॉन कितना, x स्क्वायर। इसके बीच का डिस्टेंस हमें कितना माना है, x। ठीक है, अब इस दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? इस दोनों को क्या कर दो, आप इक्वेट कर दो। F1 इक्वल टू F2 होगा, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, यानी कि K Q1 Q अपॉन 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, K Q2 Q अपॉन x स्क्वायर। यहाँ से देखो K कट गया, Q कट गया। अब एक चीज और ध्यान देना, देखो ये भी कैंसिल होगा कैसे, ये जो हमारा देखो 1 × 10 का पावर माइनस 6 कूलम है और ये जो हमारा Q1 है 2 × 10 का पावर माइनस 6 कूलम है। हम यहाँ से लिख सकते हैं जो Q1 है ये हमारा 2 × Q2 है। देखो तो ये जो Q2 है ये इसका आधा है ना, या ऐसा बोले कि Q1 जो है इसका दोगुना है, तो Q1 जो है Q2 का क्या है, दोगुना है। तो हम इस Q1 को कितना लिख सकते हैं, 2 × Q2। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ से Q2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगेन 2 अपॉन 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। ये बात समझ में आए? अब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x, चलो थोड़ा सा 0.1 माइनस x टोटल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको अपन कितना लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ से x कैलकुलेट करो, आई थिंक आसान हो जाएगा। वीडियो क्यों हम लंबा कर मत करो, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो क्लास 12 के स्टूडेंट को। चलिए थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट क्लास में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे।
आज तो बेसिक क्वेश्चन किए हैं, बट नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। बट जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है उसकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल ईमानदारी से करना, पूरी ईमानदारी के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू।